तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाला पार्ट में जो गोलीय दर्पण होता है और उसमें जो भी चीज़ होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, ये सब हमने समझा। अभी थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में समझते हैं और मुख्य फोकस जो होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो अब प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, उससे रिलेटेड हम लोग आरेख के बारे में देखेंगे ताकि अपने को प्रतिबिंब अच्छे समझ में आए। तो चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और था, जैसे देखिए एक गोले का भाग होता है दर्पण, ठीक है, एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये गोला है तो इसका गोले को आधा हमने इधर काटा इस प्रकार से, देखिए आधा हमने इस प्रकार से काटा और आधा हमने इधर वाला भाग लिया, मतलब इस वाले भाग को यहाँ पे रखा, इस वाले भाग को यहाँ पे, या फिर कोई भी भाग हो, अब कलाई पे डिपेंड करता हो सकता है ये वाला भाग ये है बट इसका अंदर कलाई कर दे तो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बाहर कलाई कर दे तो धंसा हुआ परावर्तक सतह होगा, तब इसको बोलेंगे, आपको पता है धंसा हुआ जो रहता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बाहर की ओर, इसमें अगर हम लोग परत मतलब जो कलाई किया हुआ है उसको रखते हैं तो ये हमारे पास ये दर्पण है, और इधर अंदर की ओर हम लोग कलाई किया हुआ है इसको रखते हैं तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो ये उत्तल दर्पण है, और ये जो है हमारे पास इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब ये जो है खोखले गोले का भाग है, इसको देखो इस साइड वाला है तो इसका जो केंद्र रहेगा, दोनों के लिए केंद्र यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके बीच में जो होगा, हमने पहले बात किया था कि इसको बोलते हैं पी और बीच में होता है सी, ठीक है, पी और सी। तो ये जो हमारे पास पी होता है इसको पोल बोलते हैं। यहाँ पर इस दर्पण के लिए पोल भी इसी प्रकार से होगा, इधर इस प्रकार से पी, ठीक है, और इधर केंद्र होगा इसका, इस भाग का केंद्र इधर होगा ना, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं सी, ठीक है, सी इसका, और इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा इधर सी, और इसके ठीक बीच में होता है फोकस, जहाँ से समानांतर किरणें गुजरती है इसके बीच में होगा फोकस, ठीक है। बाकी आपको पता है पी एफ के बीच को फोकस दूरी बोलते हैं, पी सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, तो इतना आपको पता है। लेकिन ये जो आपका इधर इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है और इसका धंसा हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं एन। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इतना बड़ा, ये जो सीमा रेखा है परावर्तक सतह का, इसका जो व्यास है ना, इसी को बोलते हैं द्वारक, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, बट अब इसको देख लीजिए द्वारक। वैसे ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना है, इसी को बोलते हैं द्वारक, ठीक है। तो ये द्वारक होता है। बाकी फोकस का डिफिनेशन हमने उस समय कुछ और लिखा था, बट अभी कुछ और देखेंगे इसके बारे में, और उत्तल दर्पण का क्या बोलेंगे फोकस के बारे में, इसका फोकस और इसका फोकस, ये दोनों हम लोग अलग अलग समझेंगे। फिलहाल ये होता है एम एन द्वारक यहाँ पर है कि तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, ये गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पर, इसका जो वृत्ताकार सीमा रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका होता है द्वारक। तो यहाँ पे एम एन जो है, एम एन ये हमारे पास द्वारक है, ठीक है, एम एन द्वारक, इसको एम एन नाम दे तो ये हमारे पास द्वारक है, ठीक है। आई होप द्वारक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोकस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए फोकस की डिफिनेशन कैसे देंगे, वो तो जनरली हमने बोला था उस समय कि पी और एफ को से फोकस का परिभाषा पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा जाए तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने गोलीय दर्पण को समझ लिया, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग एक ही दर्पण यहाँ पे अवतल दर्पण ही बनाते हैं, और ये इसका कलाई किया हुआ भाग है, तो इसका पी होगा यहाँ पर, और यहाँ से हम एक जो काल्पनिक रेखा लिए बीच में सी होगा, और अब अगर एफ बनाना है ना तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर अगर ये एफ है तो ये भी 2 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, टोटल 4 सेंटी पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से बनाना है कॉपी में पेंसिल स्केल के ये सब की मदद से। तो ये होता है, देखिए जब भी किरण आएगा कोई भी, ये एक दर्पण है, इसका चमकीला सतह इधर है, तो जब दर्पण आएगा समानांतर मुँह खच के तो वो हमेशा एफ से गुजरता है। जो अभी हम लोग अभी किरण रेख में भी बात करेंगे, जब भी समानांतर कोई प्रकाश की किरण आएगा मुँह खच के समानांतर वो एफ से गुजरता है, और जो मतलब जिस बिंदु से गुजरता है उसी को फोकस बोलेंगे, क्योंकि समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें वो हमेशा एफ से ही गुजरेगा, यानी जहाँ से गुजरेगा वो एफ ही होता है, क्योंकि एफ से ही गुजरता है, ठीक है। तो मुख अक्ष से समानांतर आती हुई किरण मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फोकस का डिफिनेशन अब क्या देंगे, क्योंकि ए तो मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर हम लोग इस दर्पण की बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हम लोग इस प्रकार से कलाई किया हुआ करते हैं, और इसमें पी ए है तो यहाँ पर सी इधर होगा और एफ यहाँ पे कहीं पे बीच में ही होगा, यानी जहाँ से मुख खच के समानांतर किरण आती है।
तो जब मुख अक्ष के समानांतर इसको x और x डैश नाम दे सकते हैं ऐसा, वो इसको जो आपको मुख अक्ष दिखता है, तो इसके समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें, यानी जो मुख अक्ष है उसके समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पार नहीं होगी किरण, यहाँ से ये टकराएगा इस प्रकार से, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इधर धंसा हुआ था तो इधर टकरा गया, क्योंकि आपको पता है गेंद जैसे हम लोग दीवार में मारते हैं, अगर इस प्रकार से कर्व है, वक्र है, तो वो नीचे ही आएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे उभरा हुआ है तो वो ऊपर ही जाएगा, तो ये लगेगा कि ये मुख अक्ष से आ रहा है, ठीक है। बस तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसमें मिलता हुआ से प्रतीत होता है, और इसमें मिलता है, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो इसमें मिलता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होता है। जो भी प्रकाश की किरण आ रहा है समानांतर, वो इस प्रकार से इधर इधर चला जाता है, लेकिन अपने को लगेगा कि ये जो है इधर से आ रहा है, यानी मुख अक्ष से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख अक्ष के समानांतर अगर किरण आ रही है तो वो भी प्रतीत होता है कि एफ पर ही मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसमें मिलता नहीं है लेकिन इसमें मिलता है। तो बस सिर्फ फोकस की अगर डिफिनेशन पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर, या समांतर ही कर देते हैं, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद देखिए, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद, मुख अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, यानी जिस बिंदु से मुख अक्ष के परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर यहाँ पे तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों तो फोकस ही है ना। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, फोकस कहलाता है। तो ये तो हो गया सिर्फ फोकस का डिफिनेशन कि मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण या किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बोलते हैं। लेकिन अब अवतल दर्पण के लिए फोकस में सिर्फ इतना बोलना है आपको कि यहाँ पर मिलता है और यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होती है। यहाँ पे बोलना मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण के लिए फोकस बोलेंगे। और मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे उत्तल दर्पण के लिए फोकस कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस में। तो आप अलग अलग बोल सकते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको भी एक बार लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग जो अलग अलग दोनों दर्पणों में किरण रेख होता है गुजरने का, जो इसका प्रॉपर्टी होता है उसको देखेंगे। तो देख लिए, पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए फोकस देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा? अवतल दर्पण के लिए फोकस, अवतल दर्पण ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग मार देते हैं, ये अवतल दर्पण है। आपको पता है कि यहाँ पर P होगा, यहाँ पर C होगा। मुख अक्ष से आने वाला किरण जहाँ पे मिलेगा ना वो होगा F, ठीक है, वो होता है। यानी इस दर्पण का जो केंद्र है उसके आधा मध्य बिंदु पर हमेशा ही मिलेगा समानांतर किरण, या फिर ऐसा बोल सकते हैं F पर मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास अवतल दर्पण के लिए। इसको लिखेंगे कैसे? मुख अक्ष के समानांतर, वैसे लिखना है मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमने डिफिनेशन लिखा है सेम वैसा ही है कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख अक्ष के लिए फोकस कहते हैं, मुख अक्ष के लिए फोकस कहते हैं। जबकि अगर हम लोग उत्तल दर्पण के लिए फोकस देखें, उत्तल दर्पण के लिए तो सिर्फ आपको इतना चेंज करना है, यहाँ पे उत्तल कर देते हैं, उत्तल
उत्तल दर्पण के लिए फोकस, तो सेम वैसा ही रहेगा इसमें भी, उत्तल दर्पण में भी ऐसा हम लोग इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, ठीक है, ये सब क्लाइक किया हुआ रहता है। तो यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पे P है ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे F है, यहाँ पर C है। तो जो किरण आएगा समानांतर इधर से गुजरेगा, बट अपने को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो बस इतना लिखना है, मुख्य अक्ष से समानांतर आती किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस है। तो बस इतना सा था, थोड़ा सा फोकस दोनों का लगभग ईजी है, तो याद करना भी काफ़ी ईजी है और समझना भी काफ़ी ईजी, इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसमें मिलता है। तो बस मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, मिलते हुए प्रतीत होती है इसमें उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो ये दो था। अब हम लोग सिंपल सा सीधा सा जो मेन है हमारे पास कि जो भी किरण आरेख है उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से, जो मेन है, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का यूज करते हैं, और जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये देखने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रतिबिंब में कितना टाइप से उसका रेखा गुजरता है और कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर वन में कि ये हमारे पास एक, हमने अभी देखा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक ही साथ। तो ये इसका उभरा हुआ भाग क्लाइ किया हुआ रहता है, ठीक है, इसका धंसा हुआ भाग क्लाइ किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष हुआ इसका, मुख्य अक्ष हुआ इसका, यहाँ पे P होता है, यहाँ पर C होगा, यहाँ पे F दिया, यहाँ पर इसका P हुआ, यहाँ पे F हुआ, यहाँ पे C हुआ। जब भी P इसको पारना है तो आप P से F की जितना दूरी रहेगा P से C के उससे दोगुना दूरी होना चाहिए, या फिर P और C की जो दूरी रहेगा उसके बीच में ये होना चाहिए, ठीक बीच में। जैसे 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो ये होता है, लेकिन ये जो है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट है कि जब किरण, देखो समानांतर किरण, समानांतर किरण फोकस से वैसे ये पूछा नहीं जाता, बट सिर्फ समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। समांतर किरण जो है ना फोकस से गुजरती है, पहला पॉइंट, गुजरती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर किरण है वो फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। जो भी समानांतर किरण है वो फोकस से गुजरेगा, और इन्हीं किरण का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो दो किरण हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो हर बिंदु से किरण जाता है और वहाँ पे मिलता है, और हर चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, बाल, नाखून, मतलब पूरा शरीर का, ठीक है। तो हर पॉइंट से किरण जाता है, लेकिन हम लोग प्रतिबिंब दिखाने के लिए दो किरण का यूज करते हैं। तो जो मुख्य अक्ष से समानांतर आएगा वो फोकस से ही गुजरता है, यानी जहाँ से गुजरेगा उसको फोकस बोलते हैं। हमने परिभाषा भी देखा, यहाँ भी सेम है। अगर समानांतर आ रहा है मुख्य अक्ष के तो वो कहाँ से, एकदम इसका सोझा जो है ना, इसका सोझा यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। अब अपने को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे से, बट वो लगेगा, बस दर्पण के पीछे किरण जा नहीं सकता, बट लगेगा वैसा। तो ये हुआ समानांतर किरण फोकस से गुजरती है, इसको याद रखना। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें फोकस होकर गुजरती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कि जब समानांतर किरणें आएगा तो फोकस से गुजरेगा, लेकिन जब किरणें फोकस से आएगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, समानांतर से गुजरेगा। जब समानांतर किरण आया तो फोकस से गुजरती है, लेकिन फोकस से गुजरने वाली किरण जो है ना, फोकस से आती किरणें परावर्तन के बाद समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर
गुजरती है। देखिए जब समानांतर आती है तो मुख अक्ष से गुजरती है, और जब समानांतर आती है मुख अक्ष के तो मुख फोकस से यानी फोकस से गुजरती है, लेकिन जब फोकस से किरण आ रही है तब वो समानांतर गुजरेगा। जैसे इसको मिटाते हैं इस वाले किरण को, तो यहाँ पर देखिए जब किरण फोकस से गुजरेगा इस प्रकार से कुछ, जब फोकस से गुजरेगा ना, यहीं पे मान लेते हैं फोकस, तो जब फोकस से गुजरेगा तो वो परिवर्तन के बाद इस प्रकार से समानांतर गुजर जाएंगी किरणें। ऐसे तो आएंगी बट ऐसे गुजर जाएंगे समानांतर। फोकस आएगा मुखाज के समानांतर गुजर जाएगा, मुखाज के समानांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। यहाँ भी देखिए अगर फोकस से आ रहा है, फोकस यहाँ पे है ना, बट किरण तो बाहर से आएगा ना, लेकिन इसके सोज में जब वो यहाँ मुख अक्ष के सामने यहाँ पे है, यहाँ से लग रहा है कि ये मुख अक्ष के सामने ही है, यहीं पे है मुख अक्ष, ये हमारे पास फोकस है। और जब किरण उसके सामने आता है यानी फोकस से होकर आता है तब ये समानांतर गुजर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आएगी लेकिन समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तो समानांतर आता था तो मुख अक्ष से गुजरता था, और मुख अक्ष से आता है तो समानांतर गुजरता है। ये दूसरे का अपोजिट है, ये याद भी रहेगा। तो ये याद रखना, उत्तल दर्पण में कुछ इस प्रकार से लगेगा कि ये गुजर रहा है इधर से, मतलब ऐसा होगा नहीं, इधर से गुजरता नहीं है, बस ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये किरणें हैं जो यहाँ से आ रही है समानांतर गुजर रही है, ऐसा लगेगा। तो दो हुआ, एक तो समानांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, फोकस से आती है तो समानांतर गुजरती है, ये दो आपको याद रखना। तीसरा है, तीसरा हमारे पास होगा, ये तो दूसरा था ना, तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा में क्या होगा कि जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तब, तो देखिए वक्रता केंद्र का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, सामने अगर कोई गेंद मारेगा तो सामने ही तो आएगा ना, तो केंद्र से जो भी जाएगा ना वो एकदम सेम वैसे ही लौट के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से कोई गेंद मारेगा ऊपर ही आएगा जहाँ से आएगा, भले इधर से भेजेगा तो वो इधर उधर कट जाएगा, लेकिन सामने सामने जो है सामने ही आएगा। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्व है, यहाँ पे मारेगा तो इधर ही आएगा, नीचे ही आएगा तिरछा होकर। तो ये सब वैसा ही होता है जैसे कण कण के साथ होता है, ठीक है। और 10वां में हम लोग प्रकाश को एक कण की तरह ही मानकर चलते हैं। आगे हो सकता है इसका मत बदल जाता है, बट अभी हम लोग कण ही मानकर चलेंगे प्रकाश को। वैसे हमने पहले बताया था प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, या विकिरण है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर में क्या देखते हैं कि जब किरण, लिख देते हैं, जब किरण C से गुजरता है तो वह C से ही जब किरण C से आती है तो वह C से ही गुजरती है, यानी C से ही वापस लौट जाती है, C से ही वापस लौट जाती है, यानी उसी रास्ते से वह लौट जाएगा जब C से किरण आएगा। तो जैसे देखिए ये C के सोजा से अगर किरण आएगा तो यहाँ से किरण आ तो रहा है, बट परिवर्तन के बाद ये वापस इसी की दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। C से जब आएगा तब वक्रता केंद्र से जो आएगा वक्रता केंद्र से लौट जाएगा। यहाँ से तो नहीं आएगा, इसके सोजा में देखेंगे अगर वक्रता केंद्र के सोज में आ रहा है तो ये इधर ही लौट जाएगा वापस, यहाँ से टकरा कर इधर ही लौट जाएगा, लेकिन अपने को लगेगा कि ये इधर से लौट रहा है, ठीक है। यानी C से आने वाला उसी रास्ते से लौट जाता है, वक्रता केंद्र से आने वाला, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीसरा। अब हम लोग चौथा नियम देख लेते हैं, इधर क्या है। अब एक और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक और है, चौथा हम लोग नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, जो प्रतिबिंब बनता है उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से आपको याद भी करवा देंगे कि कौन सा प्रतिबिंब वस्तु कहाँ होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा उसका प्रकृति होता है। तो चौथा नंबर में जब ध्रुव से जाता है, तो जब किरण P से आती है या गुजरती है, P से गुजरती है तो वह आपती, यहाँ पर देखिए जब P से गुजरेगा ना इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से टकरा जाएगा, मतलब इस प्रकार से टकराएगा और इस तरीके से वापस लौटेगा। अर्थात यहाँ पे मुख अक्ष जो है इसका अभिलंब की तरह काम करेगा, जो हमने पहले देखा था। और ये जब जितना I बनेगा यानी आने के साथ ये अभिलंब के आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगा उतना ही परिवर्तित जो किरण है वो
कौन बनाएगा, यानी दोनों सेम ही बनेगा यहाँ पे आई आर। तो बस यही इसका चौथा में ध्रुव से जाएगा ना, तो वो आप आई और आर बराबर कौन बनाते हुए निकलेगा, वहाँ से लौटती है। तो जब किरण पी से गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद कोण आई बराबर कोण आर बनाता है। दोनों के लिए होगा वो, यहाँ से भी उसी प्रकार से वापस लौट जाएगा, यहाँ भी आई और आर बराबर होंगे। तो ये 4 होता है, आपको 4 याद रखना है। पहला समानांतर आएगा, जो मुख्य फोकस से गुजरेगा, जो फोकस से गुजरेगा वो समानांतर, मतलब जो फोकस से आएगा ना किरण वो समानांतर गुजरेगा, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र से किरण आएगा वो वक्रता केंद्र से गुजर जाएगा। और एक जो ध्रुव से आएगा वो आई आर बनाता हुआ निकलेगा, आई बराबर आर, यानी कोण, ये जो आपतन कोण है परिवर्तन कोण है वो उसका दोनों बराबर होगा। ये होता है 4 किरण आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि प्रतिबिंब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो के पे एंड करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण प्रतिबिंब देख लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में और भी कुछ नहीं है ऐसा हार्ड, बस यही है जो कि लास्ट है हार्ड। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर मस्त मस्त क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, भी आई होगा। तो वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से इसको कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।